हेलो एंड वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल पावर ऑफ राहुल सर। आप सभी प्यारे बच्चों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पावर ऑफ राहुल सर पे स्वागत है। हुआ यूं था बच्चों कि पिछले जो लेक्चर हमने अपलोड किया केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का, उसमें साउंड प्रॉब्लम आ गया। तो उसी वीडियो को मैं फिर से आज रिकॉर्ड करके अपलोड कर रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं समय की बर्बादी किए हुए बिना। तो चलिए, हम लोग उस दिन पहला प्रश्न किए थे कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम के फीते को क्यों साफ किया जाता है। इसी प्रश्न को हम आज करते हैं बच्चों। और चूंकि हम जानते हैं कि मैग्नीशियम का एक गुण है कि जैसे ही ये वायु के कांटेक्ट में आएगा तो ये रिएक्शन कर लेगा, वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से क्या कर लेगा, रिएक्शन कर लेगा। और जब लैब के अंदर यानी प्रयोगशाला के अंदर जब ये मैग्नीशियम का फीता यूं ही रखा रहता है तो होता ये है कि वायु में उपस्थित जो ऑक्सीजन होते हैं उसके संपर्क में आते ही मैग्नीशियम ऑक्साइड की क्या कर लेती है, परत बना लेती है। अपने ऊपर क्या कर लेती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत बना लेती है। तो ये किसका परत है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का, मैग्नीशियम ऑक्साइड का परत है ये, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और जब हम अब इसको जलाने जाएंगे तो चूंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड का परत इसके ऊपर ऑलरेडी है तो ये जल नहीं पाएगा, क्योंकि मैग्नीशियम चूंकि है ही नहीं, क्योंकि मैग्नीशियम के ऊपर एक परत है। तो इसीलिए इस परत को पहले रेगमाल या सैंड पेपर से रगड़ करके साफ कर लेते हैं और उसके बाद फिर से इसको जलाएंगे तो ये ऑक्सीजन के संपर्क में जल जाएगा और मैग्नीशियम ऑक्साइड जैसा राख हमको मिल जाएगा। तो चलिए इस प्रश्न को हम लोग लिखते हैं, उत्तर इसका लिखने का प्रयास करते हैं। तो लिखेंगे, वायु में जलाने से पहले, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम के फीते को, मैग्नीशियम के फीते को रेगमाल, इसी को बोलते हैं सैंड पेपर, पेपर से साफ किया जाता है, साफ किया जाता है ताकि मैग्नीशियम के फीते से, मैग्नीशियम के फीते से मैग्नीशियम ऑक्साइड की, मैग्नीशियम ऑक्साइड की रक्षा परत, रक्षा परत यानी प्रोटेक्टिव लेयर, प्रोटेक्टिव लेयर हट जाए, और यह ऑक्सीजन के साथ आसानी से संयोग कर सके। यानी कहने का मतलब ये है बच्चों कि मैग्नीशियम के फीते जब प्रयोगशाला में रखे रहते हैं तो चूंकि वायु हर जगह है तो वायु के प्रेजेंस के कारण, और उस वायु के अंदर क्या है, ऑक्सीजन है, तो मैग्नीशियम का प्रॉपर्टी है कि वायु में रखा रहेगा तो ऑक्सीजन के साथ क्या कर लेगा, रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेगा। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड ऊपर में आ गया तो उसको कितना भी जलाएंगे तो नहीं जलेगा, क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड उसके ऊपर है और मैग्नीशियम ऑक्साइड तो ऑक्सीजन से फिर रिएक्शन करेगा नहीं, इसलिए उसको पहले रगड़ करके उसको मैग्नीशियम ऑक्साइड की इस परत को हटा देंगे और तब जलाएंगे तो मैग्नीशियम से ऑक्सीजन का संयोग हो सकेगा। तो इसीलिए कहता है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम के फीते को क्या कर देते हैं, हम लोग साफ कर लेते हैं ताकि मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो रक्षा परत है वो क्या कर सके, हट सके और मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन के साथ आसानी से संयोग कर सके। तो इस प्रश्न को लिखेंगे, उसके बाद हम बढ़ेंगे आगे। तो आगे हम बढ़ेंगे और
अगला जो हमारा टॉपिक है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया के अभिलक्षण या गुण। यानी रासायनिक अभिक्रिया होंगी तो हमें क्या क्या चीज़ें पता चलेंगी, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। और जब भी रासायनिक अभिक्रिया होंगी बच्चों तो 5 चीज़ें हमको देखने को मिलेगी। पहला, इवोल्यूशन ऑफ गैसेस, यानी गैस का निकलना। रासायनिक अभिक्रिया होगी तो या हो सकता है कि गैस निकले। दूसरा, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, अवक्षेप का बनना, यानी कि अवक्षेप बन सकते हैं। तीसरा, चेंज इन कलर, रंग में परिवर्तन हो सकता है। चौथा, चेंज इन टेम्परेचर, तापमान में भी परिवर्तन हो सकता है। या चेंज इन स्टेट, अवस्था में भी परिवर्तन हो सकता है। तो ये 5 चीज़ें हमको देखने को मिल सकती है। जरूरी नहीं कि पांचों दिखने को मिले, कोई एक देखने को मिल जाए, कोई 2 देखने को मिल जाए, कोई 3 देखने को मिल जाए। यानी इन्हीं 5 में से कोई हमको देखने को मिलेगा, तभी हम कह पाएंगे कि ये रासायनिक अभिक्रिया है। तो चलिए सबसे पहले हम जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया के क्या क्या अभिलक्षण या गुण है। तो पहला लिखेंगे कि पहला जो गुण है वो है पहला गुण है इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस यानी गैस का निकलना, गैस का निकलना। दूसरा हमने क्या बताया? दूसरा बताया फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट यानी अवक्षेप का बनना, अवक्षेप का बनना। तीसरा हम लोग सीखेंगे चेंज इन कलर, चेंज इन कलर यानी कि रंग में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन। चौथा देखेंगे, चौथा प्रॉपर्टी है बच्चों चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। तापमान में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन। पांचवा प्रॉपर्टी है बच्चों चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन। तो ये 5 प्रॉपर्टी आपको देखने को मिल सकती है या 5 कैरेक्टर आपको देखने को मिल सकती है। तो ये पांचों कैरेक्टरिस्टिक्स को आप लिखेंगे, उसके बाद हम बारी बारी से सबका अध्ययन करेंगे। तो एक बार नोट कर लीजिए, उसके बाद बढ़ेंगे आगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और सबसे पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे इवोल्यूशन ऑफ गैसेस। तो हम लिखेंगे सबसे पहला लाइन कि कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं, कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं गैस के निकलने से, गैस के निकलने से अभिलक्षित होते हैं, अभिलक्षित होते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं जब गैस निकलेगी तो पता कर पाएंगे कि ये रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर लिखें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4। तनु का मतलब हो गया जिसमें वाटर प्रेजेंट हो, और इसका रिएक्शन अगर मैग्नीशियम के साथ करवा दें, मैग्नीशियम, तो हमको उत्पाद जो मिलेगा बच्चों वो बनेगा
मैग्नीशियम सल्फेट, क्या बनेगा? मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट। और साथ ही साथ जो गैस निकलेगा यहाँ पे वो है हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। तो हम कैसे कहेंगे कि ये रासायनिक अभिक्रिया है? तो हम कहेंगे कि जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया मैग्नीशियम के साथ करवाएं तो मैग्नीशियम सल्फेट और हाइड्रोजन गैस उत्पाद के रूप में बना। यहाँ हाइड्रोजन जो है एक गैस है और गैस का निकलना क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया होता है, इसलिए यह क्या है? एक रासायनिक अभिक्रिया है। तो चाहे तो इसे लैंग्वेज के रूप में भी आप लिख सकते हैं कि जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया, सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया, अम्ल की अभिक्रिया मैग्नीशियम के साथ करवाए, मैग्नीशियम के साथ होता है, मैग्नीशियम के साथ होता है, तो उत्पाद के रूप में, उत्पाद के रूप में मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट और हाइड्रोजन गैस मिलते हैं, हाइड्रोजन गैस मिलते हैं। और गैस का निकलना, गैस का निकलना रासायनिक अभिक्रिया होता है, रासायनिक अभिक्रिया होता है। क्या क्लियर है? यानी यहाँ हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, इसलिए यह क्या है? एक रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। दूसरा जो एग्जाम्पल है, अगर मैग्नीशियम का ही रिएक्शन हम इस बार तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड से करवा दें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, क्लोरिक अम्ल या एसिड के साथ अगर करवा दे, किसका रिएक्शन? मैग्नीशियम का। तो इस बार हमको मिलेगा मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या मिलेगा? मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। साथ ही साथ फिर से क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। और फिर से हम क्या कहेंगे कि ये एक रासायनिक अभिक्रिया है, क्योंकि यहाँ पे भी गैस का फॉर्मेशन हो रहा है, गैस निकल रही है। तो आप ये वाला जो है पूरा का पूरा चाहे तो आप फिर से यहाँ पे लिख सकते हैं कि जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया मैग्नीशियम के साथ करवाई जाती है तो उत्पाद के रूप में मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस मिलते हैं और गैस का निकलना क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया होता है। तो आप यहाँ पे आप इसको पूरा का पूरा नोट करेंगे। तो हम लोगों ने पहला प्रॉपर्टी सीखा कि किसी भी केमिकल रिएक्शन का कि गैस निकलेगा तो हम उसको क्या समझेंगे कि ये रासायनिक अभिक्रिया है। और हमने दो एग्जाम्पल देखा कि मैग्नीशियम का रिएक्शन जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करवाया तो मैग्नीशियम सल्फेट और हाइड्रोजन गैस निकला, लेकिन जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ करवाया तो क्या निकला? हाइड्रोजन गैस और मैग्नीशियम क्लोराइड बना। तो यहाँ दोनों रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, तो अतः यह क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। यहाँ पे याद रखने योग्य बात यह है बच्चों कि अगर आप किसी मेटल का रिएक्शन, किसी भी मेटल का रिएक्शन आप अम्ल के साथ करवाते हैं तो हाइड्रोजन गैस ही निकलेगा, और मेटल के कार्बोनेट का रिएक्शन अगर आप अम्ल के साथ करवाते हैं तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगा। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि धातु को अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर हाइड्रोजन गैस निकलता है।
यानी अम्ल जब धातु के साथ रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन गैस मिलेगा। जैसे एग्जांपल में भी आपने देखा कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन किया तो मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस मिला। जबकि धातु के कार्बोनेट के साथ जो अम्ल रिएक्शन करेगा उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा। तो अम्ल प्लस धातु के कार्बोनेट क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से करवाया तो कैल्शियम क्लोराइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिला। यानी सिंपल सा बात आपको यहाँ दो चीज़ नोट करके लिख लेना है कि अगर धातु का रिएक्शन अम्ल के साथ होगा तो हाइड्रोजन गैस निकलेगा, बाकी कोई गैस नहीं निकलेगा। और अम्ल के साथ धातु के कार्बोनेट का रिएक्शन करवाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा और कोई अन्य गैस नहीं निकलेगा। क्लियर है पॉइंट? तो ये दोनों आप नोट करेंगे, ये पहले ये नोट करेंगे और उसके बाद ये नोट करेंगे। तो पहले ये नोट कर ले, और अब ये नोट कर ले। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अब एक शब्द आया प्रिसिपिटेट यानी अवक्षेप। तो इसको अगर डिफाइन हम करेंगे बच्चों तो लिखेंगे कि वह ठोस पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान विलयन से प्राप्त होते हैं। विलयन यानी सॉल्यूशन, विलयन से प्राप्त होते हैं अवक्षेप कहलाते हैं। इसे समझेंगे जैसे कि हमारे पास एक कंटेनर है, ये है आपका एक कंटेनर, और इस कंटेनर के अंदर बच्चों हम करवा रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया। क्या करवा रहे हैं? रासायनिक अभिक्रिया करवा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास विलयन है जिसके अंदर क्या हो रहा है? रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। ये हमारा विलयन है, सॉल्यूशन है, जिसके अंदर क्या हो रहा है? रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। क्या हो रहा है? रासायनिक अभिक्रिया यानी कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन हो रहा है। और जब केमिकल रिएक्शन हो और इस सॉल्यूशन से हमको कोई ठोस पदार्थ मिल जाए, क्या मिल जाए? ठोस पदार्थ मिल जाए, जबकि इसके अंदर कोई भी प्रकार का ठोस पदार्थ था नहीं, ये एक सॉल्यूशन था, लेकिन हमको क्या मिल गया? एक ठोस पदार्थ मिल गया। और यह ठोस पदार्थ ही हमको क्या कहलाएगा बच्चों? अवक्षेप कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अवक्षेप कहलाएगा। यानी वह ठोस पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप हमें विलयन से प्राप्त हो जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? अवक्षेप कहलाते हैं। वह ठोस पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान विलयन से प्राप्त होते हैं क्या कहलाते हैं? अवक्षेप कहलाते हैं। और यही केमिकल रिएक्शन का दूसरा प्रॉपर्टी भी है, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। तो चलिए सीखते हैं उसको। अब चाहे तो इसको नोट करेंगे। अब चलिए इसको सीखते हैं कि कुछ रासायनिक अभिक्रिया अवक्षेप के बनने से अभिलक्षित होती है। जैसे पोटेशियम आयोडाइड का रिएक्शन लेड नाइट्रेट के साथ करवाएंगे बच्चों तो आपको पोटेशियम नाइट्रेट मिलेगा, साथ ही साथ लेड आयोडाइड मिलेगा। क्या मिलेगा? लेड आयोडाइड मिलेगा। और लेड आयोडाइड ही इसमें अवक्षेप है जिसका रंग क्या होता है? पीला, यानी हमें पीला अवक्षेप मिलता है। कैसा अवक्षेप मिलेगा बच्चों? पीला अवक्षेप मिलेगा। ठीक है, उसी प्रकार से अगर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का रिएक्शन बेरियम क्लोराइड के साथ करवाएंगे तो बेरियम सल्फेट और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलेगा। यहाँ पे जो बेरियम सल्फेट है बच्चों वो आपका सफ़ेद अवक्षेप है। कैसा अवक्षेप है? सफ़ेद अवक्षेप, सफ़ेद अवक्षेप। तो एक चीज़ और पता चला, यानी दूसरा प्रॉपर्टी हमें पता चल गया कि जब केमिकल रिएक्शन होगा तो हो सकता है कभी ना कभी आपको अवक्षेप मिलता हुआ दिखे, तो हम उसको क्या कहेंगे? केमिकल रिएक्शन कहेंगे।
तो कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं अवक्षेप के बनने से अभिलक्षित होते हैं। जैसे पोटेशियम आयोडाइड लेड नाइट्रेट से क्या बना, पोटेशियम नाइट्रेट और लेड आयोडाइड नामक पीला अवक्षेप मिला। ठीक उसी तरीके से तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का रिएक्शन बेरियम क्लोराइड से करवाए तो बेरियम सल्फेट नामक हमको क्या मिला, सफ़ेद अवक्षेप मिला और क्या मिला, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिला। तो ये नोट करेंगे, उसके बाद हम बढ़ेंगे आगे। तो चलिए सीखते हैं तीसरा प्रॉपर्टी जो है चेंज इन कलर। तो चेंज इन कलर, रंग में परिवर्तन। तो हम कहेंगे कि कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं रंग में परिवर्तन से अभिलक्षित होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखें कि अगर पोटेशियम परमैंगनेट है बच्चों हमारे पास, और इस पोटेशियम परमैंगनेट के अंदर हम अगर डाल दें सिट्रिक अम्ल, क्या डाल दें, सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल या साइट्रिक अम्ल, सिट्रिक एसिड बोलते हैं इसको। अगर सिट्रिक अम्ल डाल देना बच्चों तो ये जो पोटेशियम परमैंगनेट है इसका जो रंग है पर्पल है। कैसा है, पर्पल। तो जैसे ही पर्पल कलर का जो पोटेशियम परमैंगनेट है वो सिट्रिक अम्ल के साथ रिएक्शन करेगा तो कलर अपना बदल देगा और ये रंगहीन यानी कलरलेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कलरलेस, कलरलेस हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से सल्फर डाइऑक्साइड का रिएक्शन अगर पोटेशियम अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ करवाएं, किसके साथ करवाएं, अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ करवाएं, तो आप देखेंगे कि ये जो कलर है नारंगी रंग का है। ये पोटेशियम डाइक्रोमेट कैसा है, नारंगी का, ऑरेंज कलर का है। कैसा है, नारंगी कलर का है। और जैसे ही ये सल्फर डाइऑक्साइड के रिएक्शन इसके साथ रिएक्शन करेगा तो इसका जो कलर हो बच्चों वो हो जाएगा हरा। कैसा हो जाएगा, हरा। तो ये रिएक्शन पूरा का पूरा होने के बाद कैसा हो जाएगा, हरा रंग हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, रंग में परिवर्तन हो रहा है। अतः यह एक क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। तो आज हमने चर्चा किया बच्चों, सबसे पहला चर्चा था कि मैग्नीशियम के फीते को वायु में जलाने से पहले क्यों साफ किया जाता है, क्योंकि उसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की रक्षा परत होती है और उसी को हटाने के लिए हम लोग उसको रगड़ते हैं। दूसरा हमने सीखा कि केमिकल रिएक्शन के क्या क्या प्रॉपर्टी होते हैं। तो केमिकल रिएक्शन के 5 प्रॉपर्टी होते हैं बच्चों, इवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर एंड चेंज इन स्टेट। उसके बाद हमने सीखा कि इवोल्यूशन ऑफ गैस, तो हमने सीखा कि कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं गैस के निकलने से अभिलक्षित होते हैं। जैसे तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया मैग्नीशियम के साथ करवाए तो मैग्नीशियम सल्फेट और हाइड्रोजन गैस मिला। उसके बाद तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया हम लोगों ने मैग्नीशियम के साथ करवाया तो मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस मिला। और यहाँ पे हमने सीखा कि अम्ल के साथ धातु अभिक्रिया करने पे हाइड्रोजन गैस मिलेगा और अम्ल के साथ धातु के कार्बोनेट का अभिक्रिया करवाने पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगा। उसके बाद हमने सीखा, अवक्षेप किया है कि वह ठोस पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान विलयन से प्राप्त होते हैं वो अवक्षेप कहलाते हैं। और कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं अवक्षेप के मिलने से अभिलक्षित होते हैं। जैसे पोटेशियम आयोडाइड लेड नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करने पर लेड आयोडाइड नामक पीला अवक्षेप मिला। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल और बेरियम क्लोराइड का रिएक्शन करवाने पे बेरियम सल्फेट नामक सफ़ेद अवक्षेप मिला। एक दो चीज़ आप याद रखिएगा बच्चों। और यहाँ पे चेंज इन कलर भी हमने बताया, जैसे कि पोटेशियम परमैंगनेट के अंदर सिट्रिक अम्ल डाला तो रंगहीन हो गया यानी कलरलेस हो गया, और अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ सल्फर डाइऑक्साइड का रिएक्शन करवाया तो नारंगी से ये हरा रंग हो गया। एक चीज़ आप याद रखिएगा कि कहीं कहीं आपको मिलेगा तनु लिखा होगा। क्या लिखा हुआ मिलेगा? तनु। तनु का अर्थ होता है डाइल्यूट, और डाइल्यूट का मतलब होता है जल की उपस्थिति। यानी जैसे तनु सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, यानी उसमें क्या सल्फ्यूरिक अम्ल के अंदर क्या मिलाया हुआ है? जल मिलाया हुआ है, जल की उपस्थिति। ठीक है। अगर कहीं कहीं कंसंट्रेटेड मिल जाए, कंसंट्रेटेड यानी सांद्र, अगर सांद्र मिल जाए ना बच्चों तो आप समझ लेना कि यहाँ जल की अनुपस्थिति है। जैसे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, यानी जल उसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है, जल की अनुपस्थिति। तो इसको आप कहीं साइड में नोट कर लें, इसको आप क्या कर लेंगे? साइड में कहीं नोट कर लेंगे। और जो अब दो बचा प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी बचा चेंज इन टेम्परेचर और दूसरा बचा आपका चेंज इन स्टेट, तो इसको हम अगले लेक्चर में सीखेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। अगर वीडियो अच्छा लगे चैनल सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। बाय, टेक केयर।